हेलो दोस्तों, तो आज हम देखने वाले हैं प्लांट फिजियो के रेस्पिरेशन चैप्टर को। तो इसके शॉर्ट नोट्स देखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, रेस्पिरेशन की सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस देख लेते हैं। ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। तो 21 स्टेप वाइज प्रोसेस होंगी। इसके बाद 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 वाटर एंड 36 ATP। तो ये प्रोसेस एक्सर्गोनिक होती है, एम्फीबॉलिक डाउनहिल प्रोसेस और ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्या होता है इसमें देखते हैं। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट देख लेते हैं। 3 टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। 4 किलो कैलोरी फैट का, 9 किलो कैलोरी, प्रोटीन का 4 किलो कैलोरी। ठीक है। इसके बाद सबसे पहली प्रोसेस है इसमें ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस जिसे EMP पाथवे भी कहते हैं। ई से एम्बेडन, एम से माइरोफ, पी से प्योरेंस। इन्वॉल्व 10 स्टेप प्रोसेस है। ठीक है, तो देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। तो ग्लाइकोलाइसिस सबसे पहले होता है ग्लूकोज कन्वर्ज इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेज, जिसमें ATP से ADP बनती है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है ये, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ आइसोमरेज। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ATP से ADP बनती है इन द प्रेजेंस ऑफ PFK फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। नेक्स्ट स्टेप है हमारी फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट से क्या बने 2PGL और DHAP एल्डोज की प्रेजेंस में। तो अब हम आइसोमरेज करेंगे तो क्या बनेगा 2PGAL। ठीक है, 2 फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ अब डिहाइड्रोजिनेज करेंगे इसका तो क्या बनेगा 2,1,3 बिस PGA ग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसमें क्या होगा 2 NAD से 2 NADH प्लस बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है इसकी, 2,1,3 बिस PGA से बनेगा 3 PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3। तो इसमें क्या होगा 2 ADP मॉलिक्यूल से 2 ATP बनेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफॉस्फाइलेज। ठीक है। इसके बाद है 3 PGA से 2 PGA इन द प्रेजेंस ऑफ म्यूटेज, ये 8th है। और 9th जो है तो 2 PGA से फॉस्फेनॉल पायरोवेट। ठीक है, तो NOLH की प्रेजेंस में इसमें वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो अब बनेगा फॉस्फोएनोल पायरोवेट से पायरोविक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरोविक एसिड काइनेज। इसमें क्या है 2 ADP से ATP। तो ये होगी ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। 10 स्टेप प्रोसेस है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, 2 PGL, 2,1,3 बिस PGA, 2 3 PGA, 2 PGA, 2 PEP एंड पायरुविक एसिड। किसी को नोट्स चाहिए हो इसका तो बता देना, मैं लिंक में भेज दूंगा। तो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद पढ़ते हैं अपन क्या बन गया हमारे पास पायरुविक एसिड। तो अब क्या होने का, अब पायरुविक एसिड के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है इन द प्रेजेंस ऑफ O2 के प्रेजेंस में लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और इधर विदाउट प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये मैंने पूरे चैप्टर इसमें यही पढ़ने वाले हैं हम, लिंक, क्रैब, ETC, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, लैक्टिक एसिड और एल्कोहलिक फर्म। तो पहले देखते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन लिंक रिएक्शन। जल्दी जल्दी रिवीजन कर लेते हैं एक बार इसको। लिंक रिएक्शन में क्या है, पायरुविक एसिड है। ठीक है, एसिटल एंजाइम है, कोएसिटल एंजाइम NAD इन द प्रेजेंस ऑफ TPP LAMG+2 पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज लेंगे। इसमें क्या बनेगा एसिटिल कोएंजाइम, कार्बन डाइऑक्साइड 1 CO2 मॉलिक्यूल NADH। ठीक है, कोफैक्टर यही है जो मैंने बताया, TPP LAMG मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ। तो लिंक रिएक्शन क्या है, पायरुविक एसिड से बनेगा अपन का एसिटिल कोएंजाइम, जो कि नेक्स्ट स्टेप में काम आएगा। लिंक के बाद पढ़ेंगे हम क्रैब साइकिल। तो अब पढ़ने वाले हैं क्रैब साइकिल। तो इसमें क्या है, क्रैब साइकिल से TCA साइकिल कहते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल भी। ठीक है, तो अब क्या एसिटिल कोएंजाइम। ठीक है, तो एसिटिल कोएंजाइम है
रिएक्शन कैसे होगी, ऑक्सैलो एसिटेट मॉलिक्यूल है, इस पर एसिटिल कोएंजाइम की प्रेजेंस में सिट्रेट बनेगा। ठीक है, तो अब ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी, वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा इसमें। ठीक है, इसके बाद क्या होगा इस प्रोसेस में, ये पूरी क्रैश साइकिल चलेगी हमारी। ठीक है, तो सेकंड स्टेप क्या है, सिट्रेट टू सिस एकोनिटेट इन द वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनाइटेज, इसको जरूर ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद सिस एकोनेटेज के बाद आइसोसिट्रेट H2O वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, थर्ड स्टेप है। फोर्थ स्टेप में आइसोसिट्रेट ऑक्सैलोसक्साइनेट इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रोजनेज, मतलब डिहाइड्रोजनेज होगा। इसके बाद ऑक्सैलोसक्साइनेट टू अल्फा कीटो ग्लूटारेट CO2 आउटसाइड होगा CO2 मॉलिक्यूल। देन क्या होगा, अल्फा कीटो से बनेगा सक्साइनल कोएंजाइम, इसमें क्या होगा NAD से NADH प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ Mg+2 TPPL। ठीक है, तो अब सक्साइनल कोएंजाइम से क्या होने वाला है, नेक्स्ट सक्साइनेट बनेगा, जैसे GDP से GTP बनेगी, थायोकेज एंजाइम होगा यूज, और वाटर मॉलिक्यूल सक्साइनेट से फ्यूमरेट। एट्थ स्टेप प्रोसेस है सक्साइनेट फ्यूमरेट, देन फ्यूमरेट टू मेलेट, इसमें वाटर मॉलिक्यूल यूज होगा, फ्यूमरेट एंजाइम यूज होगा और मेलेट बन जाएगा। मेलेट से अगेन ऑक्सैलो ऑक्सीडेट बन जाएगा। टेंथ स्टेप है डिहाइड्रोजनेज होगा। तो ऐसे ये अगेन रिएक्शन चलती रहेगी। तो ये थी क्रेब साइकिल जिसका नाम था TSA साइकिल। तो इसमें होता क्या है, I-alpha-SM मतलब फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है, तो अब क्या होने वाला है इसमें, याद करने की I-alpha मतलब अल्फा कीटोग्लूटारेट के बाद NADH2 यूज होगा, एस सक्साइनिल को के बाद मतलब सक्साइनेट के बाद ये FADH2 बन रहा है इधर, सक्साइनेट टू फ्यूमरेट। ठीक है, ये थी प्रोसेस। अब इसमें क्या है, वाटर यूज कहाँ कहाँ होने वाला है, कौन सी स्टेप में, 1 में, 3rd में, 7th और 9th में। फर्स्ट में यूज होगा, 3rd में यूज हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, 7th में यूज होने वाला है और 9th में। ठीक है, तो रिलीज होगा 2 में, तो जब सिट्रेट टू सिस एकोनेटेज हो रहा है वहाँ रिलीज होगा। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है इधर अल्फा सक्साइनल कोएंजाइम के बीच में। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी, क्रेब साइकिल है ये, ले लो एक बार। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट, तो आगे चलते हैं। अब तो इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं हम, क्रेब साइकिल के बाद ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल, जिसमें ATP का मतलब फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ATP का फॉर्मेशन अब देखते हैं। इसमें 6 कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो फर्स्ट में FMN FES प्रोटीन और NADH डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यूज होते हैं। इसमें सक्साइनेट डिहाइड्रोजनेज सेकंड कॉम्प्लेक्स में, थर्ड में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, FES प्रोटीन, फोर्थ में साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3, 2 कॉपर सेंटर यूज होते हैं। ठीक है, याद रख लेना कि 2 कॉपर सेंटर किधर, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में, कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में ATPase एंजाइम F0 F1 पार्टिकल। ठीक है, तो ये रिएक्शन, तो ETS का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट यूज होगा, कॉम्प्लेक्स सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इधर आपका ATP फॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन को ले जाना है इधर से, 2 इलेक्ट्रॉन है इधर को, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 1 में आपको पता था, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है ये, तो FMN FES था उधर, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा फिर U के। ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये है ETS पूरी सीधा है, इसमें कुछ है नहीं, ATP बनेगा सीधा, कॉम्प्लेक्स को फर्स्ट से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यूज करते हुए ATP बन जाएगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। अब ये तो हो गई हमारी ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब और ETS, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन थी। अब पढ़ेंगे विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो एक बार लिंक रिएक्शन कितनी ATP बनी थी, 6 ATP, क्योंकि 2 NADH फॉर्मेशन हुआ क्रैब साइकिल में, 6 NADH बन रही थी, 2 FADH, 2 GTP, तो 6 NADH से 18 ATP मॉलिक्यूल, 2 से 4 ATP और 2 GTP से 2 ATP मॉलिक्यूल, टोटल बनेंगे 24 ATP। और ग्लाइकोलाइसिस में बने थे 6 से 8 ATP, तो 36 to 38 ATP पूरी प्रोसेस में बनेंगे इसमें। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं
लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसमें सिंपल है, ग्लूकोज लिया, जो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल हो रही थी, तो ग्लूकोज 3 PgA 1,3 PgA बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, उधर पायरुविक एसिड होता क्या है, इधर NAD से NADH बनेगा। इधर जब ये बनेगा पायरुविक एसिड बनेगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आपको बनेगा लैक्टिक एसिड। ठीक है, पायरुविक एसिड से क्रैब साइकिल नहीं चलेगी, ना ATS चलेगी, सीधा इसको लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन स्क्रीनशॉट ले लो इसका पूरा। तो नेक्स्ट चलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। तो ये क्या सेम है, ग्लूकोज है, 3 PgAl बनेगी, 1,3 PgA, और इधर पायरुविक एसिड। तो इसमें क्या डीकार्बोक्सिलेज होगा, CO2 बाहर निकलेगा, एसिटिल्डिहाइड CH3CH एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा। अब क्या होगा, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में ये अल्कोहल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और इधर NAD से NADH, अगेन क्या होगा, इधर NADH प्लस से NAD बन जाएगी। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है एग्जांपल, वैन एंड बी ब्रेड इंडस्ट्री में यूज होता है। ईस्ट पॉइजन इटसेल्फ इन अल्कोहल कंसनट्रेशन, यदि 30% ज़्यादा हुआ तो ईस्ट खुद ही मर जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ। अब पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट, क्या होता क्या है ये, CO2 जितना एवॉल्व होगा रेशियो टू O2 कंज्यूम होगा। ठीक है, ये अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेशन कोएफिशिएंट कितना है, 1। रिएक्शन देख लो, 6 CO2 एवॉल्व हुए और 6 O2 कंज्यूम हुए तो 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, R³ है इसका 1। प्रोटीन का कितना होता है, 0.8 0.9, फैट का 0.7। ठीक है, अब एनारोबिक रेस्पिरेशन का इन्फिनिटी होता है, क्योंकि O2 उसमें यूज ही नहीं होता, O2 चले जाएगा 0, और जो CO2 एवॉल्व हो रहा है वो पता नहीं, x मान लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इन्फिनिट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है, मैलिक एसिड क्या होगा उसका 1.33, NCERT में दिया हुआ है ये एग्जाम्पल। ठीक है, ये हुआ आपका रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट। तो अब देखते हैं हम एंजाइम्स, लास्ट टॉपिक है इसका एंजाइम। तो इसमें क्या है, ब्यूकनेर ने डिस्कवर किया था एंजाइम इन ईस्ट मॉलिक्यूल, कोएने ने एंजाइम टर्म दिया था, गिवन एंजाइम टर्म। सिमलर ने आइसोलेट किया था इन क्रिस्टलाइज एंजाइम फ्रॉम यूरिएज एंजाइम। ठीक है, अब क्या ऑलमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी एंजाइम की, कि ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम आर प्रोटीन होते हैं, टर्सरी ग्लोबुलर क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, RNA लाइक एज एंजाइम। ठीक है, एक्सेप्शन है। ठीक है, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक फॉर दिस सबस्ट्रेट। ठीक है, अब क्या होने वाला है इसमें, फॉर बायोकैटलिस्ट के रूप में काम आते हैं एंजाइम, रिएक्शन बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, एंजाइम आर यूज इन वेरी स्मॉल अमाउंट। ठीक है, एंजाइम आर कोलाइडल पार्टिकल। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम इज नोन एज प्रो एंजाइम। ठीक है, अब एंजाइम देखने वाले इंपॉर्टेंट, ये सिंपल एंजाइम प्रोटीन, कंजुगेटेड एंजाइम, होलो एंजाइम। ठीक है, अब उसमें कंजुगेटेड में ना जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ कुछ प्रोटीन प्लस प्रोटीन पार्ट एपो एंजाइम, नॉन प्रोटीन पार्ट कोफैक्टर। ठीक है, अब क्या है, कोफैक्टर को देखेंगे। अब हम कोफैक्टर 3 टाइप्स, को एंजाइम पहले देख लिया, सिंपल एंजाइम, कंजुगेटेड एंजाइम, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में क्या है, कोएंजाइम मेटल एक्टिवेटर प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम में लूजली अटैच होता है, जबकि मेटल एक्टिवेटर है उसमें लूजली अटैच होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में टाइटली अटैच रहता है कोएंजाइम्स। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट है, मेटल एक्टिवेटर इनऑर्गेनिक पार्ट, प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक पार्ट। विटामिन डेरिवेशन है, डेरिवेटिव एक तरह से। एग्जाम्पल क्या है इसके, NADA NADPA FAD TPP COQ COR। ठीक है, कोएंजाइम है। मेटल एक्टिवेटर में मैग्नीशियम, प्रोस्थेटिक ग्रुप में हीमोग्लोबिन हीम। ठीक है, पेरोक्साइड कैटालेज। तो ये थे कोफैक्टर। सबसे पहले दोबारा देख लेते हैं एक बार, एंजाइम, सिंपल एंजाइम, कंजुगेटेड एंजाइम,
प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर में आते हैं कोएंजाइम, मेटल एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और प्रोस्थेटिक ऑर्गेनिक। तो ये थी तुम्हारे एंजाइम्स। अब देखने वाले नेक्स्ट चैप्टर ट्रांसपोर्ट। अब रिवीजन कर रहे हैं हम, फास्ट करेंगे थोड़ा सा। ट्रांसपोर्ट क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस क्या है? सेल टू सेल हो जाती है आपस में, बिटवीन टू सेल्स के बीच में, जैसे कि साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है? लॉन्ग डिस्टेंस में होती है जाइलम और फ्लोएम में। जाइलम में H2O प्लस मिनरल यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन ट्रेवल करते हैं, जबकि फ्लोएम में फूड पार्टिकल को ले जाते हैं इधर से उधर बाई डायरेक्शनल। ठीक है, तो इसमें क्या है? अभी पैसिव भी होती है ये सेल टू सेल, और एक्टिव भी होती है। पैसिव में क्या है? सिंपल डिफ्यूजन है, और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन देख लेते हैं कितने टाइप की मेम्ब्रेन है। मेम्ब्रेन कितने टाइप की हैं अब देखते हैं। परमिएबल होती है, और एक इम्परमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टली परमिएबल। तो इसमें क्या है? परमिएबल में क्या होता है? सॉल्वेंट है, वो भी डिफ्यूज होता है, तो मतलब ट्रेवल कर पाता है। सॉल्यूट भी, जैसे कि सेल वॉल, मतलब सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ट्रेवल हो जाते हैं, आर पार चले जाते हैं। जबकि इम्पेरियल मेम्ब्रेन है, उसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट नहीं जा पाते। ठीक है, इम्परमिएबल में होते कुछ नहीं जाएगा। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या है? सॉल्वेंट जाएगा लेकिन सॉल्यूट नहीं जाएगा, जैसे कि वाटर में चीनी। ठीक है, सॉल्वेंट वाटर चले जाएगा लेकिन सॉल्यूट जो हमने चीनी मिलाई वो नहीं जाएगी। एग्जाम्पल क्या है? सेल फोन, पार्चमेंट पेपर और कॉपर फेरोसाइनाइड। लास्ट है सेलेक्टली परमिएबल, जो कि सॉल्वेंट जाएगा, सम सॉलिड जाएंगे, सम सॉलिड, जैसे सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट। ठीक है, ठीक। अब क्या सॉल्यूशन है? 3 टाइप होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। यदि C1 C2 हुआ फ्लैसिड सेल, मतलब जो सेल है और बाहर, ये दोनों का प्रेशर बराबर है तो फ्लैसिड है। हाइपोटोनिक मतलब C1 का ज़्यादा हुआ प्रेशर और C2 से कम हुआ तो टर्जिड सेल टर्ज कर पाएगा। वाटर विल मूव इनसाइड द सेल। ठीक है, हाइपरटोनिक में क्या होगा? जो सेल है वो प्लाज्मा हो जाएगा। वाटर विल मूव मतलब प्लाज्मा फूल जाएगा पूरी तरीके से, तो वाटर विल मूव मतलब प्लाज्मा है पूरा वो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा हाइपरटोनिक में। ठीक है, सेल जो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, C2 का प्रेशर ज़्यादा होगा, C1 कम होगा, तो ये बिल्कुल कम हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा प्लाज्मा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब पढ़ते हैं सिंपल डिफ्यूज़न। सिंपल डिफ्यूजन मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल का ट्रेवल होना। ठीक है, ATP यूज होती नहीं है, कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन होगी नहीं सिंपल डिफ्यूजन में। ठीक है, एग्जांपल के ट्रांसफरेशन में डिफ्यूजन प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एग्जर्टेड बाय द डिफ्यूजन पार्टिकल। ठीक है, कोई भी पार्टिकल के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होगा तो उसे कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। TP इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सॉल्यूट। ठीक है, मतलब सॉल्यूट जितना कम होगा डिफ्यूजन प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। प्योर वाटर का मैक्स होता है डिफ्यूजन प्रेशर। अब डिफ्यूजन रेट सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैस की, फिर लिक्विड की, फिर सॉलिड की। ठीक है, और डिफ्यूजन रेट है वो डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा डिफ्यूजन रेट बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा डिफ्यूजन रेट बढ़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब पढ़ लिया हमने सिंपल डिफ्यूजन, अब है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें क्या है? हाई कंसंट्रेशन से जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ। मेन पॉइंट है ATP यूज नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव प्रोसेस में होता है ATP, ना कि डिफ्यूजन में भी नहीं होगा और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी नहीं, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है एक। ठीक है, स्पेशल प्रोटीन मेम्ब्रेन प्रोटीन, जैसे चैनल पोरिन और कैरियर प्रोटीन होती है, वाटर चैनल्स होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसेस है इसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में रोटेशनल मूवमेंट हाईली सेलेक्टिव होगी, सेचुरेशन होगा, हार्मोनल कंट्रोल होगा, इनहिबिटरी इफेक्ट। ठीक है, रोकने वाला इफेक्ट। तो मतलब पूरे याद कैसे करना है? SHI। तो जैसे जैसे ये है, तो इसमें वाटर सीधे जा रहा है तो यूनिपोर्ट ट्रांसपोर्ट कैसे है? और यदि दोनों मतलब दो
वे से आ रहा है सिम्पोर्ट, और यदि इधर से जा रहा है इधर से आ रहा है तो एंटीपोर्ट। अब पढ़ने वाले हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होगा, उसमें तो जा रहा था भाई हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो नॉर्मल बात है वो हाई से लो कोई भी बिना एनर्जी के जा सकता है। लेकिन यदि ज़रूरत पड़ेगी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आना है तो भाई तो एटीपी यूज होगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन भी यूज होगी इसमें, ठीक है। साइक्लोसिस एग्जाम्पल, साइक्लोसिस प्रोसेस, इसमें क्या सेलेक्टिव होती है, ये प्रोसेस क्या होती है सेलेक्टिव, सेचुरेशन होती है, हार्मोनल कंट्रोल होती है, इन्वेक्टरी इफेक्ट। तो ये मेन है याद रखने का ये। और इसमें भी सेम है, SHI मतलब सिंपल सेचुरेशन, हार्मोनल कंट्रोल और इन्वेक्टरी इफेक्ट। सेचुरेशन कंट्रोल, ठीक है, हार्मोनल कंट्रोल याद करने वाली क्या है, वो हाईली सेलेक्टिव है और ये सेलेक्टिव है, ठीक है। अब क्या प्लांट वाटर रिलेशंस देखते हैं, इसमें क्या है वाटर रिलेशन में पढ़ेंगे हम। रिक्वायर्ड इन, ये क्या है वाटरमेलन है 92% वाटर होता है वाटरमेलन में। कॉर्न में क्या होता है, ये 3 लीटर पर डे लेती पानी यूज कर लेती है। मस्टर्ड क्या है अपने वेट के 5 गुना पानी ले लेती है, ठीक है। तो क्या ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, वाटर ऑस्मोसिस पढ़ लेते हैं क्या होती है। इसमें क्या होता है, ठीक है, मतलब डिफ्यूजन बाई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस, ठीक है। मूवमेंट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जैसे, ठीक है। तो हाई ये जाएगी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि एटीपी हो रही है, नॉर्मल बात है, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, प्रोस्मल प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑस्मोसिस, ठीक है। कि मतलब जैसे कोई भी इधर से ऑस्मोसिस हो रहा है, मतलब वाटर से किसी सॉल्यूशन में वाटर जा रहा है इधर से इधर A to B से, तो अब इसे कितना प्रेशर चाहिए इस पानी को इधर जाने से रोके, तो उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। प्योर वाटर का 0 रहता है, लीफ है वो ज़्यादा है रूट से, ठीक है। तो प्योर वाटर का 0 रहता है ऑस्मोटिक प्रेशर। हेलोफाइट सबसे ज़्यादा है, जीरोफाइट है, फिर मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, निकालेंगे कैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को, CRT, ठीक है। तो इससे निकाल सकते हैं। एंड ऑस्मोसिस क्या होता है, वाटर मूव इनसाइड द सेल, और एक्सोस्मोसिस वाटर मूव आउटसाइड द सेल, ठीक है। अब क्या है टर्जर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर, टर्जर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। इसमें क्या होगा, जो सेल है सेल के अंदर लिक्विड है वो सेल पर प्रेशर लगाएगा कोई, तो वो होता है टर्जर प्रेशर, ठीक है। टर्जर प्रेशर, टर्जर प्रेशर क्यों लगाएगा सेल अपोजिट, उधर वॉल प्रेशर भी, वॉल प्रेशर फिर ऊपर से जो भी वॉल खुद सेल प्रेशर लगाएगी अंदर से कि सेल डिफ्यूज ना हो जाए, मतलब फट ना जाए, ब्रस्ट ना हो जाए, इस वजह से ये। तो टर्जर एंड वॉल प्रेशर ये है, तो उसमें रिलेशन क्या है टर्जर प्रेशर वॉल प्रेशर में। फुली टर्जर सेल में क्या होता है, टीपी बराबर ओपी होती है, टर्जर टर्जर मतलब फूला हुआ पूरा सेल, तो इसमें क्या है टर्जर प्रेशर और वॉल प्रेशर बराबर होते हैं। अंदर सेल भी खुद भी लगा रहा होता है प्रेशर और वॉल खुद भी लगा रही होती है, तो बराबर होते हैं। जबकि फ्लैसिड सेल में क्या होगा, टर्जर सेल है प्लाज्मोलाइज, ठीक है, टीपी बराबर 0, अंदर सेल नहीं लगाएगा, ठीक है, फ्लैसिड में। जबकि प्लाज्मोलाइज सेल में टीपी नेगेटिव होती है। प्लाज्मोलाइज में बिल्कुल सेल में से कुछ है ही नहीं, प्रेशर ही नहीं है, अंदर प्रेशर नहीं है, तो भैया वॉल प्रेशर लगाएगी अंदर हो जाएगा, वॉल प्रेशर कुछ नहीं रहेगा। प्लाज्मा सेल टीपी बराबर नेगेटिव, तो रिलीज टर्जेड में टीपी बराबर ओपी, फ्लैसिड सेल टीपी बराबर 0, प्लाज्मोलाइज सेल टीपी बराबर नेगेटिव। नेक्स्ट क्या है इसमें, फंक्शन ऑफ टर्जर प्रेशर क्या होता है, हेल्प इन सेल ग्रोथ, मेंटेन सेल शेप। हाँ से भाई कोई भी सेल है उसके अंदर से शेप, उसकी शेप में भी मदद करेगा टर्जर प्रेशर, सेल ग्रोथ में भी, मेंटेन सेल शेप रखने में भी, ठीक है। और वॉल प्रेशर क्या करती है, सेल ब्रस्ट को बचाने में काम आती है। प्लाज्मोलाइसिस सेल प्लेस्ड इन हेपेटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है, सेल प्लेस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख देंगे तो सेल मेम्ब्रेन डिटेक्ट फ्रॉम सेल वॉल, ठीक है। इसकी जो सेल है जैसे कि, तो इधर से जो है सेल मेम्ब्रेन से डिटेक्ट हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन है ना वो डिटेक्ट सेल वॉल से डिटेक्ट हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा,
यूज क्या है इसका प्लाज्मोलाइसिस का? भाई प्लाज्मोलाइसिस का होता है रिमूव वीड को जो हटाने में, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रोस, ठीक है। अब पढ़ने वाले डिफ्यूजन प्रेशर। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है? डीपीडी। सॉलिड बढ़ेगा तो डीपी कम होगा, डिफ्यूजन प्रेशर, ठीक है। सक्शन प्रेशर भी कहते हैं इसे, ठीक है। डीपीडी सॉलिड बढ़ेगा तो डीपीडी कम होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है डीपीडी निकालने का? सिंपल फॉर्मूला देख लेते हैं। डीपीडी इक्वल ओपी माइनस टीपी, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्जर प्रेशर। तो फुली टर्जिड सेल में टीपी क्या था? टीपी बराबर ओपी है, तो डीपीडी क्या रहेगा? टीपी मतलब दो, जैसे कि ओपी 2 हुआ, टीपी भी 2 हुआ, तो 2 - 2 0 हो जाएगा, तो डीपीडी भी 0 हो गया। अब फ्लैसिड सेल ओपन सॉल्यूशन है, टर्जर प्रेशर, फ्लैसिड सेल ओपन सॉल्यूशन है, तो भाई टर्जर प्रेशर क्या होता है? फ्लैसिड सेल में टर्जर प्रेशर 0 होता है, टर्जर प्रेशर 0 हो गया तो ओपी जितना रहेगा वही बचा। अब डीपीडी बराबर ओपी होता है फ्लैसिड सेल में, जबकि प्लाज्मा सेल में टर्जर प्रेशर नेगेटिव होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा डीपीडी ओपी प्लस टीपी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर, हमेशा मूवमेंट होगा वाटर का वो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी होगा, ठीक है। तो अब ये वाटर पोटेंशियल, ठीक है। वाटर पोटेंशियल में क्या होता है? कितनी वाटर में फ्री एनर्जी है, मतलब फ्री कितना है वाटर, तो इसे नापने के लिए हमने वाटर पोटेंशियल बनाया। साई डब्लू से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साई सिंबल है इसका। तो कितनी वाटर में फ्री एनर्जी है, ठीक है। तो इसमें प्योर वाटर में का साई डब्लू कितना होता है? प्योर वाटर में तो भाई 0 रहेगी, ठीक है। लेकिन सॉल्यूशन है उसमें नेगेटिव रहेगी। साई डब्लू मतलब सॉलिड जितना कम होगा और उसकी फ्री एनर्जी जितनी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सॉलिड जितना कम होगा फ्री एनर्जी ज़्यादा होगी, साई डब्लू ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि भाई सॉलिड डालते जाएंगे तो उसकी फ्री स्पेस है वो कम होता जाएगा, वही है सॉलिड इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी दिखाता है। अब इसे निकालने के लिए फॉर्मूला है जो कि साई डब्लू मतलब वाटर पोटेंशियल में फ्री एनर्जी। अब कैसे? सॉलिड पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, साई डब्लू प्लस साई पी, ठीक है। इसे वाटर पोटेंशियल नापने में काम आते हैं, ठीक है। तो इसे हम क्या है, जैसे डी पी डी इक्वल्स टू ओ पी माइनस टी पी है, मतलब न्यूमेरिकल के काम आएगा ये, एक बार समझ लेते हैं बस। तो डी पी डी ओ पी माइनस टी पी है, तो साई डब्लू इक्वल्स टू साई डब्लू एस प्लस साई पी है। तो साई डब्लू और साई एस को नेगेटिव ले लेंगे यदि डिप, ठीक है, रिप्रेजेंट यदि ये नेगेटिव है उधर, यदि इनको डीपीडी में रखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। जैसे कि ओपी दिया हुआ है और हमको ये साइड ओपी दिया हुआ है, टीपी दिया है, साइड डब्लू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? ओपी को नेगेटिव रख लेंगे, जैसे 4 दिया हुआ है, ये 3, तो -4 रख लेंगे, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। साइड डब्लू हाई, साइड डब्लू टू वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल ट्रेवल करता है, जबकि डीपीडी क्या होता है? लो टू हाई। तो ये न्यूमेरिकल है कुछ, न्यूमेरिकल। एम्बिविएशन क्या है? एम्बिविएशन में क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है, एफिनिटी रखते हैं कुछ ऑब्जर्व करने की, ठीक है, ठीक है। इसमें ऑब्जर्व करते हैं कुछ, तो इसमें क्या है? एम्बिविएशन प्रेशर ऑर्डर सीरीज सबसे ज़्यादा किस में होता है? एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन, ठीक है, दोनों होता है, एब्जॉर्प्शन प्लस एब्जॉर्प्शन दोनों होता है इसमें एम्बिविएशन में। फूल जाते हैं, जैसे कि मतलब सीड है तो वो एम्बिविएशन करता है तभी तो उसमें से, जब तो पानी मतलब वो फूलता है उससे। इम्बिबिशन हेल्प क्या करता है? जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स को भी ब्रेक कर देता है। तो अब नेक्स्ट क्या है प्रोसेस? ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन में क्या है? ट्रांसपिरेशन में क्या है भाई? ट्रांसपिरेशन जैसे वाटर मॉलिक्यूल इधर से रूट से ऑब्जर्व हुआ तो लीफ से जैसे ट्रांसपरेट होता है इधर से, तो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर आता है, ऊपर से जाता है। तो ट्रांसपिरेशन 3 होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। क्यूटिकुलर मतलब लीव्स के ऊपर जो लेयर है क्यूटिकल, उधर से ट्रांसपरेट होती है। स्टोमेटल अपर्चर से होती है। लेंट्रिकल मतलब वुड्स में छोटे छोटे टेनी
पोर्स होते हैं उधर से लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन होती है। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन 10% होती है। अप्रॉक्स स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन 50 to 90%। लेंटिकुलर 1 to 0%। सबसे ज़्यादा होती है स्टोमेटा पोर्सों से 90%, 50 से। क्यूटिकुलर 10 और लेंटिकुलर 1%। ठीक है। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये स्ट्रक्चर है आपका उसका स्टोमेटल स्ट्रक्चर। बीन टाइप शेप होता है ये। ठीक है। तो जैसे ये लेयर है, फर्स्ट सब्सिडरी सेल है, एक्सेसरी सेल भी नाम से जाने जाते हैं। और ये स्टोमेटल अपर्चर है जो बीच सेंटर है ना, और ये गार्ड सेल है साइड टू साइड, ओपन और क्लोज रहते हैं ये। इससे ट्रांसपिरेशन वाटर जो ड्रॉपलेट है वो बाहर आती हैं ट्रांसपिरेशन के टाइम पर। ठीक है। और इधर जो रेडियल लाइन है ये माइक्रोफिब्रिल है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ट्रांसपिरेशन होगा। और ट्रांसपिरेशन होता कैसे, स्टोमेटल अपर्चर थ्योरी है, पोटेशियम आयन पंप थ्योरी गिवन बाय लेबिट। ठीक है। ये स्टोमेटा है आपका, जो समझो। तो इसका वैक्यूल है। सबसे पहले क्या होता है, जो पैप है फॉस्फेनोल पायरुवेट है, उधर CO2 आएगा, CO2 मॉलिक्यूल आएगा। तो ये क्या ऑक्सालो एसिडिक एसिड में चेंज हो जाएगा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्या स्टेप रहेगी, मैलिक एसिड में चेंज होगा। तो इधर क्या है, जो H+ मॉलिक्यूल है वो बाहर जाएंगे, और K मॉलिक्यूल है उधर बाहर से अंदर आएंगे। ठीक है। ATP से ADP बनेगी। तो इधर क्या हो जाएगा, मेलेट पोटेशियम मेलेट बन जाएगा। पहले तो हाइड्रोजन प्लस मॉलिक्यूल थे इधर, अब पोटेशियम मोलेट। अब ये क्या है, पोटेशियम मोलेट सेल में रहेंगे ये, तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा तो एंडोस्मोसिस होगा, वो वाटर ऑब्जर्व करेंगे, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएंगे, तो टर्जिड होंगे, फूलेंगे गार्ड सेल, तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, अपने आप ही ओपन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है। तो इसमें ज़रूरत क्या है, पोटेशियम है, तो इसीलिए इसका नाम पोटेशियम पंप थ्योरी दी गई है। तो इसकी ट्रांसपिरेशन हो गई, इधर ऐसे ट्रांसपिरेशन होती है। तो फैक्टर अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन क्या है, देख लेते हैं वन बाय वन। तो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, ट्रांसफर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ट्रांसपिरेशन जितना डिक्रीज होगा, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, ट्रांसपिरेशन जितना कम होगा। अब टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ट्रांसपिरेशन बढ़ता है टेम्परेचर से। ठीक है। जितना टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लाइट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। विंड वेलोसिटी की ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। बट एट हाई विंड वेलोसिटी होती है, जब ज़्यादा तेज हवा चलती है तो स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है, ट्रांसपिरेशन स्टॉप हो जाता है। प्रेशर की इन्वर्सली होती है, प्रेशर और इधर ह्यूमिडिटी। तो याद रख लेना, प्रेशर और ह्यूमिडिटी के इन्वर्सली, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा ट्रांसपिरेशन कम होगा। अब इंटरनल फैक्टर भी होते हैं कुछ, कैनोपी स्ट्रक्चर, साइटोकाइनिन, मतलब साइटोकाइनिन जितना जाएगा कम रहेगा ट्रांसपिरेशन। ठीक है। तो साइंटिस्ट अबाउट ट्रांसपिरेशन, तो कर्टियस ने क्या कहा था कि ट्रांसपिरेशन इज एसेंशियल एविल, कि एसेंशियल है ट्रांसपिरेशन। लेकिन स्टीवर्ट ने कहा था कि ये वैसे अननेसेसरी प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, क्योंकि वाटर लॉस होता है प्लांट का। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन से क्या होने फ़ायदा क्या होता है प्लांट को, ये टेम्परेचर को 10 to 15% रखती है। और ट्रांसपिरेशन से क्या है, क्या मेंटेन रखती है, सेफ रखती है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड प्लांट सेल्स को। ठीक है। अब क्या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट डिस्टेंस हो गया हमारा। ठीक है। तो अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं, देखते हैं जाइलम प्लस वॉल्यूम। ठीक है। तो इसमें क्या है, जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर मिनरल होती है, एसेंट ऑफ सेप थ्योरी है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू फ्लोएम होता है भाई। तो इसमें क्या है, गर्डलिंग ने एक्सपेरिमेंट किया कि देखते हैं कि फ्लोएम द्वारा ही होता है कि फूड ट्रांसपोर्ट
वो जाइलम के द्वारा भी तो हो सकता है, हमें क्या पता, अब तो हमें पता है। लेकिन उसने क्या किया, बार्क को रिमूव कर दिया, बार्क फ्लोएम थी इधर, इसने रिमूव कर दिया। तो रिमूव कर दिया तो क्या हुआ, फूड पहुंचा ही नहीं, फूड पहुंचा ही नहीं। जो फूड था इधर लीव्स में बन रहा था वो रूट तक पहुंचा ही नहीं। तो क्योंकि बार्क रिमूव का फ्लोएम रिमूव हो गया तो फूड नहीं पहुंचा रूट तक। क्या हुआ, रूट पहले डेथ हो गई, डाई हो गई, लेकिन जो रूट फूड लीव्स थी वो बाद में डाई हो। तो इससे पता चला कि भाई जो बार्क जो फ्लोएम है वही मिनरल मॉलिक्यूल से ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, होलार्ड होल वाटर को ऑब्जर्व करता है, जो कि चेजार्ड एंड इकार्ड। तो इसमें क्या, कैपिलरी वाटर को कहते हैं। चेजार्ड और इकार्ड नॉट अवेलेबल बिटवीन सॉइल पार्टिकल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है भाई, अब ये देखते हैं कि इस पाथवे देखते हैं कैसे, 3 टाइप पाथवे, सिंपलास्ट एपोप्लास्ट, 2 टाइप हैं। ठीक है। सिंपलास्ट क्या हो गया, लिविंग है, साइटोप्लाज्म प्लस सेल मेम्ब्रेन द्वारा होता है, स्लो प्रोसेस है। एपोप्लास्ट क्या है, नॉन लिविंग है, इंटरसेलुलर स्पेस में होता है, फास्ट होता है, कोई भी बैरियर यूज नहीं है इसमें। ठीक है। एपोप्लास्ट पाथवे में अब जैसे कि हमने एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल और जाइलम, तो ये बना लिया। तो इसमें भाई देखते हैं लेयर है ये। ठीक है। तो एपिडर्मिस में क्या होगा, दोनों पाथवे होते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग, सिम्प्लास्ट भी होगा, एपोप्लास्ट भी होगा इसमें, एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में। लेकिन जो सिम्प्लास्ट पाथवे है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल, इसमें ओनली ऑन सिम्प्लास्ट पाथवे सिम्प्लास्ट होता है। ठीक है। उधर एपोप्लास्ट जाइलम में होता है इधर। ठीक है। एपोप्लास्ट क्या है, एपोप्लास्ट पाथवे क्या है, नॉन लिविंग है, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक है। फास्ट होता है, नो बैरियर, मोस्ट वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू इट। एपोप्लास्ट के द्वारा ही होते हैं मोस्ट ज़्यादा वाटर, क्योंकि भाई एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स एपोप्लास्ट है और जाइलम भी एपोप्लास्ट है। सम फैक्ट देख लेते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के, यंग रूट ओनली जाइलम एपोप्लास्ट होती है, फंजाई हाई। ठीक है। अब क्या देखेंगे हम, नेक्स्ट में देखने वाले हैं ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी देखने वाले हैं कि ट्रांसपरेशन पुल मतलब ऊपर जो वाटर मॉलिक्यूल है कैसे आ कैसे जाते हैं। ठीक है। तो डिक्सन एंड जॉली ने दी थी प्रोसेस हेल्पिंग दिस। अब इसमें 4 प्रोसेस चलती हैं, कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, एडेशन वाटर प्लस जाइलम वेसल के बीच में, एडेशन वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में चलती हैं, सरफेस टेंशन, तो खुद H2 मॉलिक्यूल आपस में। ठीक है। ट्रांसपरेशन पुल होता है इसमें। तो ये 4 प्रोसेस चलती हैं इसमें ट्रांसपरेशन पुल थ्योरी में। नेगेटिव प्रेशर है ड्यू टू ट्रांसपरेशन। ठीक है। मतलब 15 मीटर तक ये ट्रांसपोर्ट पुल द वाटर अप टू 130 मीटर तक वाटर को पुल कर देती है इससे। मतलब इधर रूट से वाटर आता है ऊपर लीव्स तक। ठीक है। ऊपर लीव्स तक आता है, ट्रांसफर पुल थ्योरी के द्वारा आती है। ठीक है। गटेशन, गटेशन लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम फॉर्म ऑफ लिक्विड, पानी का बाहर आना लिक्विड की फॉर्म में। तो ये इसमें H2O प्लस ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक 3 मोलिक्यूल होते हैं, सिर्फ पानी पानी नहीं, लिक्विड की फॉर्म में वाटर ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है। ये किसकी वजह से आता है भाई, गटेशन होता क्यों है, गटेशन होता है ड्यू टू रूट प्रेशर की वजह से, ड्यूरिंग अर्ली मॉर्निंग और नाइट। ठीक है। सुबह सुबह देखा होगा आपने घास की पत्तियों में सुबह ही सुबह सर्दियों के मौसम में पानी बाहर निकल आता है, वो गटेशन प्रोसेस होती है वो। ठीक है। तो एक्सुडेशन एंड ब्लीडिंग, ओजिंग आउट ऑफ लिक्विड फ्रॉम इंजर्ड पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब कोई भी पार्ट जैसे हम ले लेते हैं, पत्ती है उसको कट करते हैं तो उसमें से थोड़ा सा लिक्विड आता है तो उसे एक्सुडेशन होता है। एग्जाम्पल क्या है भाई, रबड़ भी तो ऐसे बनती है हमारी। ठीक है। तो ये तो मास फ्लो हाइपोथेसिस देखने वाले हैं हम। तो इसमें 3 यूज होता है, 3। ठीक है। सीव ट्यूब यूज होगी, कंपेनियन सेल इन पेरेंकाइमा।
ठीक है। इसमें जो मेन है इसमें टर्जर प्रेशर, ठीक है। तो देखने वाले हैं इसको होता क्या है इसमें वाटर मास फ्लो हाइपोथेसिस में क्या है भाई, इसमें जो फूड पार्टिकल है लीव से नीचे रूट तक कैसे आएगा ये प्रोसेस बताएगी इसमें। तो मास फ्लो हाइपोथेसिस अपन देखेंगे तो पेरेन्काइमा सेल है, कंपेनियन सेल है, सीव ट्यूब सेल है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, इधर टर्जर प्रेशर है वो ज़्यादा है और नीचे रूट में कम है टर्जर प्रेशर। तो होगा क्या, ऊपर से जो है पार्टिकल है वो नीचे की तरफ आएंगे, ज़्यादा से कम की तरफ आएंगे, ठीक है। इधर सीव ट्यूब है, नीचे आ गया अब ये सीव ट्यूब, तो इधर क्या होता है, इधर रूट है, इधर क्या होगा ऑस्मोसिस हो जाएगा, सॉल्यूट है इधर, इधर रूट तक चले जाएगा फूड पार्टिकल। तो ये इसमें यही बताया गया भाई कि भाई बट टर्जर प्रेशर ऊपर कम है नीचे ज़्यादा है, तो इधर आएंगे फूड पार्टिकल, तो इधर क्या होगा नीचे आ जाएंगे, उसके बाद ऑस्मोसिस होगी, ऑस्मोसिस रूट तक खाना चले जाएगा। तो ये प्रोसेस है इसमें मास फ्लो हाइपोथेसिस में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं 2-3। तो इसमें क्या है भाई, पोरोमीटर है जो कि मीज़र होता है एस्टिमेटा साइज को, ठीक है। मोनोमीटर क्या है, मीज़र रूट प्रेशर को। CaCl2 क्या होता है, फाइंड आउट ट्रांसपिरेशन। तो ये है चैप्टर ख़त्म हो गया आपका ट्रांसपिरेशन, तो ठीक है। हेलो दोस्तों, तो अभी 2 चैप्टर ख़त्म हो गए हैं, तो अब नेक्स्ट जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस वो करने वाले हैं। तो इसमें करेंगे क्या, जो फोटोसिंथेसिस है उसमें प्रोसेस है 6CO2 मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल है 12, तो ग्लूकोज बनेगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल और 6 O2 बनेगा, ठीक है। अब क्या है इसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी फोटोसिंथेसिस की, रेडॉक्स रिएक्शन है, एंडरगोनिक प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, फिजियोकेमिकल रिएक्शन है, फोटो बायोकेमिकल प्रोसेस है, अपील रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट पढ़ते हैं इसके जो कि इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें एक्सपेरिमेंट है कुछ, जोसेफ प्रिस्टली है एक्सपेरिमेंट किया, बाल जार सेटअप। इसमें क्या पाया भाई कि प्लांट रिस्टोर टू द वाट एयर जो कि एनिमल ब्रीथ और बर्निंग, ठीक है, और बर्निंग कैंडल से CO2 जो रिमूव हो रही है वो से प्लांट रिस्टोर कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी डिस्कवर किया 74 में जोसेफ प्रिस्टली। नेक्स्ट साइंटिस्ट है जॉन इंगन हाउस जिन्होंने बेल जार सेटअप किया, तो बताया कि भाई लाइट है चाहिए प्योरिफिकेशन एयर को करने के लिए। तो नेक्स्ट क्या है, एलिगेंट ने एक्सपेरिमेंट किया कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रीन पार्ट बताई उन्होंने। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आया JB शेख जिन्होंने फर्स्ट स्टेबल एंड विजिबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बताया कि स्टार्च होता है भाई, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टेबल होता है और इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ठीक है। चलो इस में बताते हैं, सुक्रोज क्या है, स्टेबल एंड सॉल्युबल, ग्लूकोज क्या है, अनस्टेबल एंड सॉल्युबल। तो अब क्या है नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट कि अब देखते हैं पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फिर फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसमें पिगमेंट कौन कौन से उपयोग होने वाले हैं, तो क्लोरोफिल है, कैरोटीनॉइड है, फाइकोबिलेंस है। ग्रीन प्लांट में क्लोरोफिल A, B, कैरोटीन, जेंथोफिल पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस की मेन जो प्रोसेस है। अब देखते हैं लाइट रिएक्शन क्या है कि लीव है तो इसमें ल्यूमन है, थैलेकोइड है, इधर क्या है सेंटर है, तो इधर क्या फोटो सिस्टम लगा, फोटो सिस्टम होता है इधर, ठीक है। फोटो सिस्टम पिगमेंट क्लोरोफिल में होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है। फोटो सिस्टम में क्या है, रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल A और लाइट हार्वेस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब जैसे कि फोटो सिस्टम 2 होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। फोटो सिस्टम 1 में क्या है, P700 प्लस लाइट हार्मोन कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। PS सेकंड में P60 एंड LSC, मतलब जो लीव्स है उसमें क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल इधर से अपन की लाइट रिएक्शन होगी, इधर लाइट रिएक्शन चलेगी, तो लाइट रिएक्शन में PS फर्स्ट और PS सेकंड, ठीक है। अब 2 है लाइट रिएक्शन, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो देखते हैं साइक्लिक और नॉन साइक्लिक, तो देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, ठीक है, जो कि लाइट रिएक्शन में आएंगे दोनों, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में क्या है, दोनों फोटो सिस्टम यूज हो रहे हैं नॉन साइक्लिक में, P6 फोटो सिस्टम 680 एंड P700, ठीक है, फोटो सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होता है सबसे पहले ये है, ठीक है,
सबसे पहले क्या है, इधर ल्यूमन में थाइलाकॉइड है, ल्यूमन में क्या होगा और बाहर स्ट्रोमा, ठीक। तो क्या होगा इसमें, वट H2 जो मॉलिक्यूल है उधर हाफ O2 मॉलिक्यूल बनेगा इधर से, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, PP जो मॉलिक्यूल है इधर PP, ठीक है। तो फ्यूफाइटिन है इधर, तो इधर ट्रेवल करेंगे इलेक्ट्रॉन फोटोक्यूनोन 2H प्लस, और बाहर से आएंगे स्ट्रोमा से, ठीक है। अब क्या होगा, फोटोक्यूनोन या PQH2 बन जाएगा, पी को फोटोक्यूनोन है इधर, PQH2 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा साइटोक्रोम F से फोटोक्रोम से फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम में क्या होगा, P700 मिलेगा इधर, तो इलेक्ट्रॉन P700 जाएंगे इधर, FRS जाएंगे, फिर FD जाएंगे, इधर क्या होगा, फिर NADH से DPH बनेगा, तो NADPH रिडक्टेज हो जाएगा, ठीक है। तो NADPH बन गया इधर, और O2 हाफ O2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं इधर ल्यूमन में, ठीक है। तो ये थी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फेट, दोनों यूज होंगे फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ओके। अब देखते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसमें क्या होगा, इसमें सिंपली P700 यूज होगा सिर्फ, तो रिएक्शन चलेगी P700 से और इधर ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब P700 से इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं FRS FD में, फिर साइटोक्रोम B6 में, फिर फोटोक्यूनोन जो कि हाइड्रोजन लेगा मॉलिक्यूल, तो फोटोक्यूनोन बन जाएगा। तो इधर जो 2 इलेक्ट्रॉन है जो H लिया था उधर से बाहर, वो ल्यूमन में चले जाएगा, ठीक है, H प्लस ल्यूमन में चले जाएगा, फिर साइटोक्रोम BF जाएगा, फिर प्लास्टो, ठीक है, साइटोक्रोम चले जाएगा, ठीक है, प्लास्टो। इसके बाद P700 दोबारा से प्रोसेस चलती रहेगी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता क्यों है भाई, नॉन साइक्लिक भी हो सकता था, क्योंकि PS सेकंड नहीं है इसमें, और ना ही NADP रिडक्टेज है, ठीक है, क्योंकि जो लैम्डा है 680 नैनोमीटर से ज़्यादा और उस टाइम पे, ठीक है। कंडीशन फॉर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, ग्रेनल जो थाइलाकॉइड होता है नो फ्री NADP मिलेंगी, और जो 680 नैनोमीटर से वेवलेंथ ऊपर होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन चीज़ों केमोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो कि पीटर मिचेल ने दी थी, गिवन फॉर फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। रिक्वायरमेंट क्या है, मेम्ब्रेन है, प्रोटीन पंप है, प्रोटीन ग्रेडियंट है, ATPase एंजाइम F0 F1 पार्टिकल। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, कॉजेज कंडीशन फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, प्रोटॉन पंप, NADP रिडक्टेज एंजाइम, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है, इसमें दिया गया भाई मैम, अब देखते हैं ये प्रोसेस इधर चल रही है स्ट्रोमा, तो इधर क्या है भाई, इधर प्रोटॉन पंप हो गया, इधर प्रोटॉन है, ये F0 F1 पार्टिकल हो गए, ATPase एंजाइम, ठीक है। मेम्ब्रेन है ये, इधर हो गया क्या, इसमें ATP बनती है ADP से, ठीक है ना, और इधर जो मेम्ब्रेन है इधर NADP से NADPH बन रहा है। तो ये कीमोस्मेटिक हाइपोथेसिस दी थी मैंने, ठीक है। तो अब पढ़ने वाले नेक्स्ट स्टेप लाइट रिएक्शन, तो पढ़ ली हमने, तो इधर से क्या, तो अब ये है भाई नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में क्या बना, तो क्या बना भाई, इसमें NADPH बना, OTP बना, O2 बना, लेकिन इसमें सिर्फ O2 बना, ATP बना, ठीक है, साइक्लिक में सॉरी ATP बना इसमें, ठीक है, उसमें NADPH बना, OTP बना, O2 बना, ठीक है। अब डार्क रिएक्शन भाई, रात को क्या होने वाला है, रात को क्या है, अब ATP तो आ गई इसके पास, NADPH आ गया, तो C3 साइकिल चलती है, C4 साइकिल चलती है, एंड कैम साइकिल चलती है, ठीक है, C3 C4 चलती है, ठीक है। तो अब देखते हैं C3 साइकिल जो कि केल्विन साइकिल होती है, ओके। तो केल्विन साइकिल है, क्या होता है इसमें, रोबस्को एंजाइम है, ठीक है, जो 5 कार्बन का होता है, इसमें क्या है, रोबस्को एंजाइम इन द प्रेजेंस ऑफ रोबिस्को क्या होगा, कार्बोक्सिलेज होगी, 2 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होगा, और रिडक्शन होगा इसका एल्डिहाइड 3PCl फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, इससे क्या रीजनरेशन दोबारा से रोबिस्को बन जाएगा,
अब इसमें एटीपी कहाँ यूज हो रही है, कहाँ नहीं यूज हो रही है भाई, रिडक्शन में हो रही है दो एटीपी यूज, जबकि रीजनरेशन में एक एटीपी बनेगी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें ग्लूकोज बनता है इधर। ठीक है, ये केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनता है। दोबारा देखो, कार्बोक्सिलेज प्रोसेस, रिडक्शन और रीजनरेशन 3 प्रोसेस में चलेगी केल्विन साइकिल। बनेगा क्या, रुबिस्को से 3 PGA एंड 3 PGAL। ठीक है, तो 6 साइकिल चलेंगी इसकी, जब बनेगा एक ग्लूकोज। तो इसमें क्या है भाई, C4 साइकिल। तो C4 साइकिल एचएन सिलेक ने डिस्कवर किया था शुगर केन। मतलब ज़्यादातर ये मोनोकोट में चलती हैं, लेकिन कुछ डाइकोट में चलती हैं, जैसे कि एमेरेंथस, एट्रिप्लेक्स एंड सल्सोला, फाइंड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है इसमें, मतलब रिंग लाइक अरेंजमेंट होता है, उसे कहते हैं क्रेंज एनाटोमी। तो ये क्या है भाई, फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया, ये बंडल सीड सेल हो गए। इसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे सर्कुलर है ना, ये है मीजोफिल सेल। ठीक है, बंडल सीड सेल क्या है, लार्ज है, थिक है, नो इंटरसेलुलर स्पेस है। मीजोफिल सेल क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, बाहर की तरफ है, आउटर है ये। ठीक है, और बंडल सीड सेल लार्ज है। ठीक है, केल्विन, ये हेस्टेलैक साइकिल है, C4 साइकिल। ठीक है, अब C4 साइकिल प्रोसेस देखते हैं। इधर मेजोफिल सेल मान लो, इधर बंडल सीड सेल मान लो। होता क्या है, इसमें CO2 आएगी, CO2 आएगी, ऑक्सालो एसिटिक एसिड है, CO2 इस पर पड़ेगी तो क्या मैलिक एसिड में चेंज होगा। इधर सबस्ट्रेट जो भी है ट्रैवल करेगा, मैलिक एसिड आएगा। तो भाई मेजोफिल सेल में तो C3 साइकिल चलेगी नहीं, बंडल सीड सेल में चलती है C3। तो इधर क्या होता है, CO2 इधर आ जाएगा, मैलिक एसिड से ऑक्सीडेट तो डिकार्बोक्सिलेशन होगा, CO2 निकलेगा। तो ये रोबस्को C3 साइकिल यहाँ इसकी चलेगी। ठीक है, C4 में C3 चलेगी। इधर से NADP से NADPH बन जाएगा, जो मैलिक एसिड है वो पायरोवेट में चेंज हो जाएगा, पायरोवेट जाएगा मेजोफिल में। इधर क्या होगा, ATP से AMP बनेगा और पेप बन जाएगा। ठीक है, फॉस्फेनॉल पायरोवेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। ओके, मतलब इसमें होता क्या है, सबसे पहले जो पेप है उसमें तो रोबस्को है C3 में, इसमें सबसे पहले जो पेप है उस पर CO2 होगा, तो ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड बनेगा, फिर मैलिक जो है इधर CO2 रिलीज हो जाएगा, पायरुवेट, फिर ATP की प्रेजेंस में फिर से ये पेप बन जाएगा। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये थी साइकिल आपकी C4 साइकिल। ठीक है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, पेप है, और सेकेंडरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, रोबिस्को। ठीक है, बस में क्या है भाई, कैम साइकिल क्या है, क्रूसिलिन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेंज एनाटॉमी नहीं पाई जाती भाई, जीरो फाइट में होती है, मतलब डेजर्ट एरिया में होती है कैम साइकिल, जब पानी की कमी होती है। ठीक है, लास्ट में देखते हैं भाई कि फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फैक्टर क्या है, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर गिवन बाय ब्लैकमैन। A physiochemical process is affected by many factors, but at a time this process is limited by any one factor। काफ़ी सारे फैक्टर तो होते हैं, लेकिन इफेक्ट इसको एक ही फैक्टर कर रहा होता है, उसे लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होते हैं। ठीक है, अब पढ़ रहे क्या है हम, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या है इसमें। लाइट है, सबसे पहले लाइट है, लाइट में भी लिमिटिंग हो सकती है, क्लाउडी भी हो सकता है, डेंस फॉरेस्ट भी हो सकता है, सबमर्ज हाइड्रोफाइट। लाइट क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है, जैसे कि सनलाइट में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस, फिर ब्लू लाइट में, फिर रेड लाइट में, फिर ग्रीन लाइट में। ठीक है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट क्या होती है, लाइट कंपनसेशन पॉइंट होता है कि लाइट इंटेंसिटी जहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ रेस्पिरेशन बराबर हो जाए, लाइट प्रोडक्टिविटी 0, तो वो होता है लाइट कंपनसेशन पॉइंट। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, लाइट पे हो गया टेम्परेचर पे, मतलब कि भाई जो 5 डिग्री सेल्सियस से कम हुआ तो एंजाइम हो जाएंगे इनएक्टिव। एबव 40 डिग्री सेल्सियस हुआ तो एंजाइम हो जाएंगे डीनेचर्ड। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए मीडियम, जैसे कि C3 प्लांट को चाहिए 20 to 25%, और जबकि C4 में 30 to 40%। ये याद कर ले, NCERT का पॉइंट है मेन। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो रेट टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, आप पढ़ते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या है,
ऑक्सीजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम होगी। इसे कहते हैं वार्मर इफेक्ट ड्यू टू फोटो रेस्पिरेशन। अब नेक्स्ट वाटर। वाटर क्या है? वाटर इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। जैसे जैसे पानी कम होगा, स्टोमेटो क्लोज होगा, एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी वाटर की वजह से। अब देखते हैं CO2। और CO2 कितना चाहिए C3 और C4 में? CO3 अब हाँ सही है। CO3 इसमें क्या है? 360 ppm चाहिए C4 प्लांट के लिए, 450 ppm चाहिए C3 प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये थे कुछ फैक्टर। अब इसके भी इंटरनल फैक्टर हैं, जैसे कि भाई साइज पे भी डिपेंड कर सकती है, लीफ की ओरिएंटेशन भी, नंबर पे, एज कितनी है पेड़ प्लांट की, उस पर भी डिपेंड कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 चैप्टर करा दिए मैंने, मतलब फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसके जिस किसी भी स्टूडेंट को नोट्स चाहिए, किसी को भी नोट्स चाहिए तो भाई बता देना कमेंट में, तो मैं तुम लोगों को नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे आप डाउनलोड कर लेना। कि भाई कोई भी समस्या आए तो कमेंट करके बता देना, मैं आपको दे दूँगा नोट्स, आपको शॉर्ट नोट्स भी बना दूँगा इनके। ओके, तो देखते हैं अब अपन के 3 चैप्टर हो गए। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट हो गया, मिनरल न्यूट्रिशन तो नहीं हुआ, ये अगली वीडियो में बता दूंगा। मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब मेन चैप्टर हो गए भाई। रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में इसकी छोटी छोटी बना दूंगा भाई। साइक्लिक है, C3 साइकिल है, C4 साइकिल है, तो उससे क्या रिवीजन हो जाएगा। और मैं मतलब ट्रिक के साथ भी बताऊंगा प्रत्येक, मतलब C3 प्रोसेस है, C4 प्रोसेस है, क्रैब साइकिल, ETS वगैरह। मतलब अभी तो मैंने बस एक तरह के शॉर्ट वीडियो बनाई और सिंपली बहुत फास्ट बनाया। ठीक है, मैं इसको धीरे धीरे छोटी छोटी बना दूंगा इनको। तो उसमें क्या पढ़ने वाले अगली वीडियो में, जो उसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मिनरल बता देता हूँ, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना। तो इसके नोट्स देख लेते हैं एक बार। न्यूट्रिशन के नोट्स भी हैं, जैसे कि अपन पढ़ेंगे इसमें एसेंशियल एलिमेंट हैं, कुछ क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, कुछ ट्रिक भी है मेरे पास, डिफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट है नाइट्रोजन, ये साइकिल है, ये पढ़ेंगे। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजी का नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये पढ़ेंगे। और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रह जाएगा जो लास्ट चैप्टर, उसके भी नोट्स हैं मेरे पास। तो इसके बाद ये पढ़ेंगे। इसमें काफ़ी छोटा चैप्टर है, तो कुछ है नहीं, वैसे ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं है ये, तो अभी लॉन्ग है, मैं इसकी शॉर्ट वीडियो भी बनाऊंगा बाद में। ठीक है, तो इसमें एक बार देखते हैं क्या क्या है इसमें। जैसे प्लांट ग्रोथ इज मेजर, ठीक है, ये मेजर मैचुरेशन है, एलोंगेशन फेज है, ठीक है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है, और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ रेट है, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ है, डिफ्रेंशिएशन, डेवलपमेंट। ये छोटे छोटे मतलब सिंपल चैप्टर है अभी ये वैसे तो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है इसमें, कुछ नहीं है। फिर कुछ प्लांट हार्मोन पढ़ेंगे, जैसे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, एथिलीन। इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जैसे कि भाई, जैसे कि इनके डेरिवेटिव वगैरह दिए हुए हैं इसमें। इसके बाद क्या पढ़ेंगे अपन, इसका कुछ नहीं है, ये हार्मोन है, हार्मोन ट्रिक वगैरह लिख रखी है मैंने इधर। ठीक है ना, ये ट्रिक है इसकी, जिब्रेलिन है ये, ठीक है, इसकी ट्रिक है, साइटोकाइनिन की है, एथिलीन की है, मतलब फोटोपिटिन। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें क्या करेंगे, उसमें करेंगे अपन फिजिक्स में भी ले सकते हैं, और केमिस्ट्री की कुछ रिएक्शन भी रहेंगी। तो आप देखें, और वीडियो कैसी लगी हो भाई, बहुत मेहनत की है, लाइक तो बनता है भाई के लिए, और सब्सक्राइब का बटन वो तो दबाना ही है, खैर मन चाहे चाहे ना चाहे भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हम बना लेंगे, किस पे बनाएंगे, प्लांट ग्रोथ पे तो नहीं बनाने वाला, मैं बनाऊंगा ग्रेविटेशनल फिजिक्स के चैप्टर है ना,
ग्रेविटेशन पर बना दूंगा एक वीडियो, पैसे पहले भी बना रखी है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है भाई। अब ये HDPA लॉन्ग डे प्लांट है, तो ये कुछ बड़ा चैप्टर नहीं है, देखने में तो बड़ा ही लग रहा है भाई, छोटा ही चैप्टर है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना।